नमस्कार। चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और एक ऐसे शासक की कहानी में चलते हैं जिसके हमलों ने भारतीय उपमहाद्वीप की दिशा ही हमेशा के लिए बदल कर रख दी। ये कहानी है महमूद गजनवी की और भारत पर किए गए उसके उन अविस्मरणीय हमलों की। लेकिन सवाल ये उठता है कि महमूद आखिर था कौन? एक महान विजेता जो अपना साम्राज्य फैलाना चाहता था, या फिर एक शातिर खजाना शिकारी जिसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ भारत की बेहिसाब दौलत पर थी? ये वो सवाल है जो आज भी इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर देता है, और हम इसी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। तो ये सिलसिला कितनी बार हुआ होगा? एक बार, दो बार? नहीं, पूरे 17 बार। सोचिए जरा, सिर्फ 27 सालों के अंदर महमूद ने भारत पर 17 बार चढ़ाई की। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक जुनून था, एक लगातार चलने वाली मुहिम जो उसके इरादों को साफ साफ दिखाती है। तो आखिर कौन था ये शख्स और इसके इरादे क्या थे? आइए इस पूरी कहानी के मास्टरमाइंड यानी गजनवी साम्राज्य के सुल्तान महमूद गजनवी से मिलते हैं। महमूद गजनवी आज के अफगानिस्तान में मौजूद गजनी का सुल्तान था, पर यहाँ एक बात गांठ बांधने वाली है। उसके हमलों का मकसद भारत में कोई स्थायी साम्राज्य बनाना था ही नहीं, उसका लक्ष्य कुछ और था। उसका असली फोकस तो सिर्फ लूटपाट और अपनी शानो शौकत बढ़ाने पर था। तो फिर सवाल ये है कि वो ऐसा कर क्यों रहा था? उसके इरादों को हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, पैसा। वो भारत की अपार दौलत से मध्य एशिया में अपने बड़े से साम्राज्य का खर्चा चलाना चाहता था। दूसरा, धर्म। वो खुद को इस्लाम के चैंपियन के तौर पर दुनिया के सामने पेश करना चाहता था। और तीसरा, पॉलिटिक्स। इन जीतों से वो पूरी इस्लामी दुनिया में अपना रुतबा और दबदबा कायम करना चाहता था। तो अब बात करते हैं उन 17 हमलों की। ये कोई अचानक लिए गए फैसले नहीं थे, बल्कि ये लगभग 3 दशकों तक चली एक बहुत सोची समझी और रणनीतिक मुहिम थी। ये टाइमलाइन देखिए, ये उसके बढ़ते हुए दबदबे की पूरी कहानी बताती है। साल 1001 में उसने हिंदू शाही राजा जयपाल को हराया। फिर ठीक 7 साल बाद 1008 में वह हिंद की लड़ाई में उसने भारतीय राजाओं के एक पूरे गठबंधन की कमर तोड़ दी। 1018 आते आते मथुरा और कन्नौज जैसे पवित्र शहर भी उसकी लूट से नहीं बच सके। और फिर आया साल 1025, एक ऐसा साल जो भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, जब उसने अपना सबसे बदनाम हमला किया, सोमनाथ मंदिर पर। जी हां, सोमनाथ। अब हम इस अभियान के सबसे नाटकीय हिस्से पर आ गए हैं। उसके सभी हमलों में सबसे मशहूर और सबसे विनाशकारी हमला सोमनाथ पर किया गया हमला। 1025 की ये घटना महमूद के सभी 17 हमलों में सबसे ज्यादा दौलतमंद हमला साबित हुई। उसने पश्चिमी तट पर बसे इस मशहूर शिव मंदिर को अपना निशाना बनाया। यहां से जवाहरात से जड़ी मूर्ति समेत बेहिसाब खजाना लूटा और इस पूरी प्रक्रिया में हजारों रक्षकों और तीर्थयात्रियों का बेरहमी से कत्लेआम किया। तो यहां से कितनी दौलत लूटी गई होगी? अब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है, आंकड़े। और यहीं से कहानी में एक शक का बीज भी पड़ जाता है। 20 मिलियन दिनार। जी हां, 20 मिलियन दिनार। ये वो लेजेंडरी फिगर है जो अक्सर सोमनाथ की लूट से जोड़ा जाता है। उस जमाने के हिसाब से ये एक ऐसी रकम थी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन देखिए, पुराने जमाने के पैसे को आज की कीमत में बदलना बहुत पेचीदा काम है। जैसे पेशावर से लूटे गए 4 लाख सोने के सिक्कों की कीमत आज 50 करोड़ से लेकर 1 अरब डॉलर तक हो सकती है। और सोमनाथ के 20 मिलियन दिनार, वो तो आज शायद दसियों या सैकड़ों मिलियन डॉलर के बराबर हों। तो ये दायरा इतना बड़ा क्यों है? ये अपने आप में एक सवाल है। तो इन अनुमानों में इतना फर्क क्यों आता है? देखिए, इसकी कई वजहें हैं। पहली तो ये कि उस दौर के इतिहासकार अक्सर बातों को बढ़ा चढ़ा कर लिखते थे। दूसरा, हमें पुराने सिक्कों के असली वजन या उनकी शुद्धता के बारे में पक्के तौर पर कुछ नहीं पता। और साथ ही सदियों पहले की खरीदने की ताकत का आज से मुकाबला करना लगभग नामुमकिन है। ऊपर से अलग अलग किताबों में अलग अलग कहानियां मिलती हैं। तो इन सब हमलों का आखिर नतीजा क्या निकला? मतलब इतिहास पर इसका क्या असर पड़ा? चलिए अब इन हमलों के लंबे समय तक चलने वाले नतीजों और उनकी विरासत पर एक नजर डालते हैं। इसका असर कई लेवल्स पर हुआ। पॉलिटिकली देखें तो उत्तर भारत के राज्य कमजोर हो गए, बिखर गए। आर्थिक रूप से भारत का बहुत सारा पैसा यहां से निकलकर गजनी चला गया। लेकिन एक और दिलचस्प पहलू भी था, कल्चरल।
महमूद ने अल-बिरूनी जैसे विद्वानों को पनाह दी, जिन्होंने उस वक्त के भारतीय समाज के बारे में बहुत कुछ लिखा। और सबसे ज़रूरी बात, उसने अनजाने में ही भविष्य के उन हमलावरों के लिए रास्ता खोल दिया जो यहाँ साम्राज्य बनाने के इरादे से आने वाले थे। और यहीं पर हमें महमूद गजनवी और उसके बाद आए मोहम्मद गोरी के बीच का सबसे बड़ा फर्क साफ नजर आता है। महमूद का लक्ष्य तो बस लूट और अपनी धाक जमाना था। उसने कभी भारत में एक सल्तनत बनाने की कोशिश तक नहीं की। वहीं दूसरी तरफ गोरी का एक ही मकसद था, जीत हासिल करना और यहां पर एक स्थायी शासन कायम करना। और वो उस काम में कामयाब हुआ जिसे करने का महमूद ने कभी सोचा ही नहीं था। महमूद के हमलों का जो सबसे बड़ा राजनीतिक असर हुआ, उससे ये एक लाइन बिल्कुल सही तरह से समझाती है। उसने भारत को राजनीतिक रूप से बिखरा हुआ छोड़ दिया, जिससे बाद में आने वाले तुर्क हमलावरों के लिए जीतना आसान हो गया। असल में उसने अनजाने में दूसरों के लिए दरवाजा खोल दिया था। तो आखिर में हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। इतिहास किसी ऐसी विरासत को कैसे याद रखता है जो लूट पर बनी हो, बजाय उस विरासत के जो एक साम्राज्य की नींव पर खड़ी हो? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी इतिहास के गलियारों में गूंजता रहता है।